जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एन विषय में। बच्चों, इस समय परीक्षा आने वाली है हम लोग की, तो बेसिक हम लोग क्या करेंगे इस समय प्रैक्टिस सेट पे बेसिस ध्यान देंगे। अब तो सिलेबस तो आपका पूरा लगभग हो चुका है, सभी चीज़ें आपको कंप्लीट पढ़ा दी गई हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में हमने क्या पिछले 2-3 दिनों से लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट का आपका अगला जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग को दिया गया पास क्या है, एल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है और इस एल्कोहल के निर्जलीकरण की आपको क्या करना है, क्रियाविधि बतानी है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण और उसकी क्रियाविधि कैसे होती है। ठीक है, आइए। एल्कोहल जो होता है वापस कहलाता है क्या आपका भैया, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। ठीक है, एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल के निर्जलीकरण की अगर हम बारे में बात करें तो एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है कुछ कंडीशन होती है एल्कोहल की। एल्कोहल जो होते हैं आपको बताया गया है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो कौन से आसानी से निर्जलीकृत हो जाते हैं और कौन से एल्कोहल बेहद शीघ्रता से निर्जलीकृत नहीं होते, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं आपके पास क्या प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल कौन होता है भाई? प्राथमिक एल्कोहल की अगर हम बारे में बात करें तो आपके पास क्या सिंपली लिखा गया, आपके पास CH3, बिल्कुल CH2 है और इसके साथ लगा दिया हमारे OH लगा दिया, ये प्राथमिक एल्कोहल है। इसके बाद आता है आपके पास क्या द्वितीयक एल्कोहल, उसका भी निर्जलीकरण करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी आते हैं आपके पास क्या द्वितीयक एल्कोहल, वो कैसा है? द्वितीयक एल्कोहल अगर देखा जाए तो आपका बेसिकली इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH, एक CH3 आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पे लगा आपके पास क्या OH, ये आपकी द्वितीयक एल्कोहल हो सकती है। तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, अगर तीसरा हम लोग देखते हैं तो तृतीयक एल्कोहल हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे 3 डिग्री अर्थात CH3 इस तरह की है, CH3 और इस प्रकार से 3-3 अणु CH3 के लगे होते हैं और इसके साथ लगा आपके पास का एक OH लगा होता है। तो आपका ये कहलाएगा प्राथमिक एल्कोहल होगा, ये द्वितीयक एल्कोहल होगी और ये तृतीयक एल्कोहल होगी। अब देखिए कंडीशन क्या आती है, अगर हम बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल के बारे में तो प्राथमिक एल्कोहल जो होता है उसमें एल्किल समूह एक ही होता है। ठीक है, एक एल्किल समूह मतलब हो गया आपके पास क्या, केवल आपके पास क्या C2H5 और OH, अर्थात एक ही एल्किल समूह है, अर्थात इसका प्रेरण प्रभाव जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव है आपका क्या होगा, ये जो CH3 अणु है वो इसको प्रेरण देगा क्योंकि जल्दी से हाइड्रोक्सिल समूह को वियोजित करवाइए। तो इतना प्रॉपर इसके पास समय नहीं होता है, तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मीडियम लेना पड़ता है। यहाँ पे H2 और SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल आपके पास क्या होगा, उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से केवल काम नहीं चल रहा है, 443 केल्विन ताप का भी प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करेगा ये, 443 केल्विन तापमान लेने के बाद इसका OH और इसका H निकल जाता है, अर्थात यहां से H और OH निकलेगा। तो जब निर्जलीकरण होगा तो बनेगा आपके पास CH2 और डबल बॉन्ड, फिर CH2 बनेगी और प्लस क्या निकल जाएगा पास H2O निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दें बच्चों, ये प्राथमिक एल्कोहल है। इंडक्टिव इफेक्ट हमने आपको बताया, प्रेरण प्रभाव, या फिर आपके पास क्या बिल्कुल इस तरह से आपके पास क्या केवल एक CH3 है, यहीं से खाली इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगानी पड़ती है। H2SO4 जो होता है आपके पास क्या, ये आपके पास अम्लीय माध्यम क्रिएट करता है और स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आसानी से एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है। दूसरी कंडीशन आपके पास आती है बिल्कुल द्वितीयक एल्कोहल के बारे में अगर देखते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, बस कंडीशन थोड़ा सा अलग होगी। 85% क्या है, यही H2 और SO4 लेंगे और साथ में 440 केल्विन तापमान का प्रयोग करें, 440 केल्विन तापमान का करेंगे। क्या करेगा आपका OH इस कार्बन से, या फिर क्या यहां से हाइड्रोजन निकाल करके H और OH निकल जाएगा, या फिर आप इसका OH और यहां से H निकाल सकते हैं, किसी के H निकाले। तो इस प्रकार से हमारे पास बनने वाला जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका CH3, ध्यान दीजिए। अगला होगा आपका C, इसके साथ लगा H और यहां से एक H निकल गया तो बना आपके पास क्या CH लिख दीजिए और डबल बॉन्ड आपका बनेगा आपके पास क्या CH2 और प्लस क्या बन गया, प्लस बना आपके पास H2। तो ये निर्जलीकरण किसका हो गया, द्वितीयक एल्कोहल का। इसी प्रकार से आपके पास क्या अगर देखा जाए तृतीयक एल्कोहल के बारे में बात करते हैं, तापमान और भी कम हो जाएगा। ठीक है, 335 38 तक लेके जा रहे हैं, इतना केल्विन तापमान और आपके पास क्या होगा
केवल और केवल 20%, और भी बिल्कुल वीक H3PO4 आपके पास क्या होगा, निर्जली कारक का प्रयोग करते हैं। कई पे 338 लिखा होगा, 358 भी लिखा हुआ, 358 केल्विन तापमान भी लिखा गया है। तो आप एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग अगर देखा जा रहा है तो आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास निर्जली कारक होता है। और निर्जली कारक जो है उसका कारण क्या आपके पास इतना कम परसेंट मात्रा, इसका कारण आपके पास क्या है, यहाँ पे तृतीयक अल्कोहल में प्रेरण प्रभाव है, अर्थात इधर से भी CH3 प्लस आई प्रभाव, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसकी कारण आसानी से ये हाइड्रोक्सिल समूह जल्दी से निकलता है। जब ये हाइड्रोक्सिल समूह निकलता है अगल बगल के किसी भी कार्बन परमाणु साथ क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या H+ आयन ग्रहण कर लेता है, और जहां से H+ आयन निकालेगा वहीं से क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड। सपोज दैट यहाँ से OH और यहाँ से H निकला हो, तो आपका जो कंपाउंड बनकर आता है इस प्रकार से, वो बनेगा आपके पास क्या, बनेगा आपका CH3C, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आपका CH2, और ये बनेगा आपके पास क्या, CH3, और प्लस बन गया आपके पास क्या, H2O। इस प्रकार से अगर देखा जाए पास क्या, जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जा रहा है, अगर हाइड्रोक्सिल समूह कहीं किसी कार्बन परमाणु से लगा हुआ है, एल्किल समूह एक है, कंडीशन आपको स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा भैया, प्रबल, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेरण प्रभाव कम है, इसलिए क्या होगा H2SO4 ले रहे हैं और साथ में 443 केल्विन का प्रयोग कर रहे हैं, और बना पास एल्कीन, अर्थात हमारे पास क्या, अगर एक फेनॉल है जिसको हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कर रहे हैं, यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल है, बनाता आपका क्या, बनाती एथीन है, ETH और ENE एथीन है। यहाँ पे आपके पास क्या, द्वितीयक एल्कोहल है, बिल्कुल सेकेंडरी एल्कोहल है। जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है इसमें दो दो प्रेरण प्रभाव, CH3 दो समूह है, अर्थात प्रेरण प्रभाव थोड़ा बढ़ा। अब कंडीशन थोड़ी सी बदल गई, H2SO4 आपके पास क्या केवल 85% है, वहां पे 100% H2SO4 चल रहा था, यहाँ पे 85% है H2SO4, और तापमान को भी देखो यहाँ पे क्या कम कर दिया गया, अर्थात 440 केल्विन पर ही क्या था, ये बनाता आपके पास क्या, प्रोपीन बनाती है, PRO और PENE प्रोपीन बनाती है। इसी प्रकार से आपके पास क्या, ये तृतीयक एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल, जो टर्सरी एल्कोहल होती है वो क्या करती है, कंडीशन और भी, क्योंकि तृतीय तीन प्रेरण प्रभाव उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रबल निर्जली कारक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप माइल्ड भी ले सकते हैं। केवल 20% आपका H3PO4 लिया गया है, जो क्या कर रहा है भैया 358 केल्विन तापमान पे क्या कर रहा है, इसको बना रहा है पास क्या 1,2 मेथिल प्रोपीन, ये बनाता है पास क्या 2 मेथिल प्रोपीन। तो बच्चों याद रखिएगा, आप पास कंडीशन किसके ऊपर निर्भर करता है, कंडीशन आपके पास क्या, एल्कोहल में लगने वाले एल्किल समूह के आधार पर निर्भर करता है। अगर एल्किल समूह ज्यादा है वो ज्यादा क्रियाशील होगा। रीजन क्या है आपका, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिए। अगर इसका निर्जलीकरण होता है, ये बॉन्ड टूटता है, तो बनता है आपका तृतीय कार्बोधनायन, अर्थात किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा भैया, ये तृतीय कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होता है, ये बनेगा आपके पास क्या, इस तरह लिखेंगे अगर तृतीय कार्बोधनायन, क्यों, क्योंकि इसके साथ लगा आपके पास क्या CH3 है, फिर आपका CH3 और है, और ये CH3 है। अगर इसका बॉन्ड टूटता, ये आसानी से बॉन्ड टूटता, तो आपके पास क्या, इसमें बनता है आपके पास क्या तृतीय कार्बोधनायन, जो कि अधिक स्थायी होता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ 3 प्रेरण प्रभाव लगे, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, 3 प्रेरण प्रभाव लगे हैं, जिसकी वजह से तृतीय कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होता है। आसानी से पिघलेगा और जल्दी से आपके पास क्या बनेगा, आपके पास क्या इसका निर्जलीकरण होगा, बनेगा आपके पास एल्कीन। इसके बाद आती है आपके पास क्या द्वितीय कार्बोधनायन, CH3 हो गई, फिर आपका CH3 और हो गई, इसके साथ आपके पास लगा है एक H लगा है, +4 द्वितीय कार्बोधनायन, और ये हो गया आपके पास क्या प्राथमिक कार्बोधनायन, जिसको हम लोग कह CH3, और आपका बना क्या H यहाँ पर हो गया, H यहाँ पर हो गया, ये +4, ये प्राथमिक कार्बोधनायन। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए निर्जलीकरण में, तो आपके पास क्या ये निर्जलीकरण का आपके पास क्या बढ़ता क्रम है, अर्थात तृतीयक जो होगा कार्बोधनायन अधिक स्थायी होने की वजह से इसका निर्जलीकरण शीघ्र होता है, जबकि द्वितीय का निर्जलीकरण और मंद दर से होता है, और प्राथमिक आपका जो होगा वो निर्जलीकरण क्या होगा और मंद दर से होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, ये तो निर्जलीकरण हो गया, इसको शॉर्ट में आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भैया को कैसे ये क्रियाविधि क्या होती है, निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म हो गया। चलो आइए देखते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भैया एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या है, या फिर क्या ये कैसे निर्जलीकृत होता है, मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो आप मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैकेनिज्म कैसे है, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि नहीं मैकेनिज्म है। देखिए
सिंपल सा कंडीशन के पास सिंपल सा फार्मूला हमने आपको बताया है। एल्कोहल का अगर निर्जलीकरण कराना है तो कम से कम आपके पास क्या प्रोटॉनिक एल्कोहल लेना पड़ेगा। प्रोटॉनिक एल्कोहल मतलब होगा आपके पास क्या, आप ले सकते हैं आपके पास क्या H2 और SO4, आप H3PO4 ले सकते हैं। ये सब आपके पास क्या प्रोटॉन देने वाले एल्कोहल है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हमारे पास किसी एल्कोहल का सपोज हमारे पास क्या है एथेनॉल ही है, CH3 है, CH2 है और इसके साथ लगा आपके पास क्या OH है। आप इसका अगर निर्जलीकरण कराना चाहते हैं तो आपको माध्यम देना पड़ेगा H+ आयन, प्रोटॉन H+ आयन, अम्लीय माध्यम नहीं। और जब अम्लीय माध्यम में इसका निर्जलीकरण होगा तो स्वाभाविक से बनेगा आपके पास क्या, ये बनेगा CH2 और डबल बॉन्ड आपका बनेगा CH2 और प्लस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा आपका H2O बनता है। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए। अगर इसके हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करें, मैकेनिज्म देखते भैया, मैकेनिज्म की अगर हम बारे में बात करें तो मैकेनिज्म कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका मैकेनिज्म जो होता है बेसिकली 3 चरणों में खत्म होता है। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद स्टेप फर्स्ट के जब बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉनिक एल्कोहल। ठीक है, चलिए प्रोटॉनिक एल्कोहल कैसे बनेगा ये मैं आपको लिख दे रहा हूं। फॉर्मेशन प्रोटॉनिक एल्कोहल का बनना नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉनिक एल्कोहल। प्रोटॉनिक एल्कोहल का बनना, प्रोटॉनिक एल्कोहल, प्रोटॉनिक एल्कोहल का बनना। ठीक है बच्चों, चलिए ये पहला हमारे पास टॉपिक आया प्रोटॉनिक एल्कोहल का बनना। प्रोटॉनिक एल्कोहल लोग को बनाना है तो प्रोटॉनिक एल्कोहल कैसे बनेगा, ये जो प्रोटॉन है आता किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। कैसे देखिए बोध बना रहे है कैसा, ये CH3, बिल्कुल हम इस तरह से लिख रहे हैं इसको, ये हो गया C, इसके साथ आपके पास क्या H है, H और है, H और है, C के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु। अगला आता है C, इसके साथ ऐसे 2 हाइड्रोजन परमाणु है। फिर आता है आपके पास क्या O और O के साथ लगा आपके पास H। अब ये ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। आक्रमण कौन करता भैया, ये प्रोटॉन है H+ आयन, और ये H+ आयन आया कहां से है, वो अम्ल जब वियोजित होते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग H2SO4 के बारे में बात करें तो आपके पास H2SO4 कैसे होगा भैया, S हो गया, डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड ऑफ O, यहाँ से आपके पास O है, उसके साथ H है, यहाँ भी O है, उसके साथ भी आपके पास H है। तो ये इस तरह से आपके पास क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। जब बॉन्ड टूटेगा ऐसे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई, माइनस चार्ज के ऊपर आएगा और ये बॉन्ड टूट करके तुरंत क्या होगा, H+ आयन मुक्त करेगा। तो ये हमारा H+ आयन जो है वो H2SO4 या H3PO4 से प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग क्या प्रोटॉनिक एल्कोहल कहते थे। ठीक है, कब बनेगा, सॉरी जिसको हम लोग क्या, यहाँ पे क्या पास ये प्रोटॉनिक अम्ल है, और ये प्रोटॉनिक अम्ल जो होता है वो जब प्रोटॉन देता है तो प्रोटॉन किसके पास आक्रमण करेगा, जहां पर ऑक्सीजन की सॉरी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हटा रहे इसको है। चलिए ये हाइड्रोजन जो है इस समय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने छीन लिया, और जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा इस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन क्या करता है, देखो समझो यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ लगा और ऑक्सीजन के पास क्या एक हाइड्रोजन लगा। अब ऑक्सीजन के साथ है क्या, ऐसे 2 लोन पेयर ना, वो क्या करता है, जैसे H+ आयन आता है बेचारा रोता भी लगता है कि अरे भैया यार देखो फलाना ने हमारा इलेक्ट्रॉन छीन लिया। इलेक्ट्रॉन जब छीन लिया तो ये बेचारा परेशान होकर आया किसके पास, ऑक्सीजन के पास। क्यों आया भाई, क्योंकि देख रहा कि ये ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या कुछ इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं, जो उसे उम्मीद है कि भैया क्या होगा, एक रोज वो उसको जरूर देगा भाई। तो यहां पर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन जो आया H+ आयन, वो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन बेचारा रो रहा है बगल की, तो क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दे देता है। चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको दे रहा हूं। अब क्या हुआ, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पा जाता तो भैया इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाया तो ये प्लस चार्ज था, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये उदासीन हो जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, धनावेशी। और इस तरह से आपके पास क्या अपना एक ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से आगे क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज,
ठीक है, और बाकी अभी भी एक लोन पेयर आपके इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। तो इस प्रकार से आपके पास क्या जो एल्कोहल बनता उस पे क्या आ गया भैया, ये धनावेश हटा, इसके पास धनावेश। तो ये एल्कोहल कैसा है, ऐसा एल्कोहल जिसके पास एक प्रोटॉन आकर के जुड़ जाता है, इसलिए इसको कहा ही जाता है पास क्या भाई, प्रोटॉनिक एल्कोहल का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉनिक एल्कोहल। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या हो गया यहाँ पे, ये बना आपके पास क्या, प्रोटॉनिक एल्कोहल बना, मंद चढ़ होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, ये आएगा आपके पास क्या, H प्लस आयन, सॉरी H हो गया, C हो गया, C के साथ H और है, H और है यहाँ पे, C के साथ H हाइड्रोजन परमाणु और यह ऑक्सीजन। अब ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीजन ये कैसा बना, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक आकर के हाइड्रोजन जुड़ गया है, एक हाइड्रोजन पहले से था, इसके ऊपर है प्लस चार्ज। इस प्रकार के अल्कोहल को हम लोग कहते हैं प्रोटॉनिक एल्कोहल। नहीं क्लियर होगा बच्चों, वही चीज सेम बताई गई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो भैया इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी होती है तो वो किसके पास जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अर्थात जहां पर बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन को शेष बचे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं क्या, प्रोटॉनिक एल्कोहल। नहीं, आप प्रोटॉनिक एल्कोहल के लिए कोई दिक्कत है, प्रोटॉनिक एल्कोहल। अब देखिए क्या होता है, ये तो आपके पास क्या स्टेप फर्स्ट है, हम स्टेप सेकंड के बारे में बात करते हैं। स्टेप सेकंड क्या होगा भैया, स्टेप सेकंड में क्या है, स्टेप सेकंड में आता है आपके पास क्या, रिमूवल ऑफ, आप कह सकते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोधन भी कह सकते हैं, FOR, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, चलो ऐसे लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, कार्बोधन आयन का बनना, कार्बोधन आयन का बनना। ठीक है बच्चों, कार्बोधन आयन का बनना। अब कार्बोधन आयन कैसे बनाया जाएगा, कार्बोधन आयन के बारे में बात करते हैं। देखिए हुआ क्या, ये प्रोटॉनिक एल्कोहल यहां पे फिर से लेके आ रहा है, H हो गया, C हो गया, H है, C, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर आया O के साथ आपके पास है H और है, इसके पास आ गया प्लस चार्ज। अब देखो कितना भी हो भी आपका ऑक्सीजन जो है उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ऐसा तो है नहीं जिसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया उसी से मार करके छीन लेंगे, फिर नहीं हमारा इलेक्ट्रॉन को वापस करना। अब क्या करता है ये ऑक्सीजन, भैया एक को इलेक्ट्रॉन जिसको ट्रांसफर कर चुका है उससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है, अगला जो कार्बन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन, रीजन क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन किसके पास कम है, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा क्या होगा पास, इस समय ये क्या करता है, कार्बन परमाणु के पास भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कार्बन का जो साझे का इलेक्ट्रॉन वो इस तरह से खींच लेता अपनी ओर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देकर चले। क्या हुआ होगा, अब ऑक्सीजन परमाणु जो है वो धनावेशित हो चुका है, अर्थात इसके पास इस समय इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, कार्बन परमाणु से भी जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या बनेगा वो देखते हैं, क्या बना आपके पास यहाँ पे, इस तरह से जो बनने वाला कंपाउंड बना वो बनेगा आपके पास क्या, देखो C के साथ ऐसे ही तो 3 हाइड्रोजन परमाणु हमारे पहले से पड़े हुए, फिर आता अगला C, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन जब साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर के वो ऑक्सीजन निकल गया है तो ये बनेगा क्या, प्लस चार्ज, और प्लस क्या बन जाता है, बिल्कुल अगर इलेक्ट्रॉन ये दोनों फिर पा गया तो इस प्रकार से आपके पास 2, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये बन जाएगा, और प्लस बनेगा आपके पास क्या, मतलब क्या आपके पास ये बन गया आपके पास H2O, उसके साथ आपका एक H है, एक H और है, और इस तरह से आपके पास क्या, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फिर से मिल गया, कहां से, एक तो ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन से छीना हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया, इसके पास आता है ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये छीना और ऋणावेश धनावेश मिलकर के ये कैसा होता है, उदासीन। तो हम इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आपके पास क्या, ये H2O है। अब इस समय आपके पास क्या, ये क्या कहलाएगा, जो बना हुआ कंपाउंड है वो कहलाता है आपके पास क्या, कार्बोधन आयन, कार्बोधन आयन। चलो बच्चों बिल्कुल आसान तरीका है, ध्यान देंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये कार्बोधन आयन आपका बन चुका है। अगला स्टेप आता है आपका भैया, देखो
अब स्टेप आपका सेकंड थर्ड है, देखो ये सेकंड स्टेप खत्म, स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड में क्या होता है बच्चों, स्टेप थर्ड की बात अगर आती है तो ये क्या करता है, प्लस कार्बोधनायन भैया देखो स्टेबल नहीं है, क्योंकि भैया क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की इस समय कमी हो चुकी है, तो ये कार्बोधनायन इस समय अस्थायी नहीं है, तो क्या करेगा अगले कार्बन परमाणु से कहता भैया देखो यार हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन छीन करके लेकर चला गया है। तो वो कार्बन क्या करता है भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन परमाणु पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास तो ऐसा तो है नहीं, तो ये क्या करता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन भी H प्लस भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। कैसे खींचता है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे लिख दिया आपके पास क्या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब जब प्रोटॉन की बात करना है अर्थात क्या प्रोटॉन का निकलना या प्रोटॉन का निष्कासन। जब प्रोटॉन के निकलने की बात आती है तो प्रोटॉन कैसे निकलना वो तो हम लोग देखे, चलो कैसे निकलेगा, कार्बोधनायन हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, चलो बच्चों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, C है, H यहाँ पर है, H है, फिर C है, C के साथ और 2 H परमाणु हाइड्रोजन परमाणु प्लस इसके पास प्लस चार्ज है। क्या करेगा ये देखिए यहां पर आपके पास क्या है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या करेगा अगले कार्बन से कहता भाई यार देखो यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कहां से पूर्ति होगी, तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति ये क्या करता है वो अगले कार्बन परमाणु जो होता है वो क्या करता है हाइड्रोजन, बिल्कुल इसके ठीक बगल में लगा पास हाइड्रोजन, इससे दुर्बल है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में अगर देखा जाए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा ये कार्बन जो होता है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है, अर्थात अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखता है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है, तो बनता है पास क्या ये प्रोटॉन बनता है H प्लस आयन। ये H प्लस आयन क्या करता है, अभी जो अभिक्रिया में हम लोग H प्लस आयन दिया H2SO4 से ग्रहण किए थे वो पुनः H2SO4 को दे देता है। कैसे, जैसे आपके पास H2SO4 है, सपोज हमने H2SO4 बनाया, अभी आपके पास ये H2SO4 है, H2 और SO4 है, तो ये टूटा तो किसमें टूटा भाई, ये टूटा H प्लस आयन दिया था और प्लस बचा था आपके पास क्या HSO4 माइनस बचा था, ठीक है HSO4 माइनस बचा था। अब जैसे ये HSO4 माइनस जो यहाँ पे बचा हुआ है वो आता है यहाँ पे HSO4 माइनस, HSO4 माइनस चार्ज है, क्या निकला यहां से ये H प्लस आयन निकलता है और आता है HSO4 माइनस के पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसका छीन लिया है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये बनाएगा क्या आपके पास इस प्रकार से, तो अगर देखते हैं तो ये बनता है आपके पास क्या पुनः आपके पास वही कंपाउंड बनने वाला है, क्या बनेगा भाई कार्बन, कार्बन के साथ क्या आपके पास भैया 2H है ना, और इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज है और इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो ये कार्बन के साथ आपके पास क्या 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे, ये हाइड्रोजन परमाणु और इसमें माइनस चार्ज है और एक कार्बन परमाणु और है इसके साथ भी ऐसे 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे हैं, इसके पास क्या प्लस चार्ज, अर्थात एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ये क्या करेंगे दोनों लोग भी क्या करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो इस तरह से आपके पास क्या बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो इस प्रकार से आपके पास एथीन बनती है और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनता है आपके पास क्या H2 और SO4, तो ये आपका बनी आपके पास क्या एथीन, ठीक है बच्चों, ये है एथेनॉल का निर्जलीकरण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर आएगा भैया बिल्कुल 2023 का बोर्ड एग्जाम है उसमें ये पूछा जा सकता है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो हम लोग पढ़ेंगे आपके पास क्या एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या होती है, एल्कोहल क्या है, ऐसे सभी अणु जिनके अंदर या फिर क्या वे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है वो एल्कोहल कहलाते हैं। अब एल्कोहल के निर्जलीकरण में क्या होता है, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले भैया बिना प्रोटॉन के, अर्थात प्रोटॉनिक एल्कोहल जब रहेगा तो आपके पास क्या होगा, सॉरी प्रोटॉन अगर रहेगा आपके पास या फिर प्रोटॉनिक जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं वो निर्जलीकरण कराते हैं। तो जितने भी एल्कोहल होते हैं चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो या फिर आपका तृतीयक एल्कोहल हो, इनका क्या होता है अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण हो जाता है और निर्जलीकरण के फलस्वरूप ये क्या देते हैं, ये देते हैं आपके पास क्या एथीन देते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो आपके पास एथीन दे रहा है। अगर बात होती है द्वितीयक अल्कोहल की जिसमें हमने आपको लिया तो आपको बताया गया था प्रोपेन टू ऑल था, और जो प्रोपेन टू ऑल था वो क्या बनाता है आपके पास क्या प्रोपेन बनाता है।
एक और कंपाउंड लिया गया था तृतीयक एल्कोहल, जिसका नाम था आपके पास क्या, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, जिसके निर्जलीकरण के फलस्वरूप आपको प्राप्त क्या होता है, प्राप्त होता है क्या, 2 मेथिल और प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है। अब हम इसी की क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रियाविधि में आपके पास क्या आ रहा है, एल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। अम्लीय माध्यम आपके पास क्या, H2SO4 भी आप ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉनिक है, इनके पास प्रोटॉनिक अम्ल है ना, ये प्रोटॉनिक अम्ल है। तो जो ये हमारे पास एथेनॉल है, ये क्या करेगा, जब एथेनॉल का निर्जलीकरण होगा, ये आपके पास एथेनॉल है और निर्जलीकरण से क्या बनेगा आपके पास, एथीन। नहीं तो क्या हुआ आपके पास, कैसे बनाइए, देखो एथेनॉल पहला चरण आपके पास है। अगर हम इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो पहला चरण जो है उसमें हमारे पास क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉनिक एल्कोहल, अर्थात हमारे पास प्रोटॉनिक एल्कोहल को बनाना है। और जब प्रोटॉनिक एल्कोहल हमारे पास बनेगा तो कैसे बनेगा भैया, ये प्रोटॉनिक एल्कोहल जो होता है, जो अम्लीय माध्यम है, उस अम्लीय माध्यम से H+ आयन एल्कोहल ग्रहण करता है और एल्कोहल ग्रहण करने के बाद क्या करता है भैया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जिससे ये सिद्ध होता है भैया पास ये पास एक प्रकार का प्रोटॉनिक एल्कोहल है, OH है, इसी पे पास H+ आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटॉनिक एल्कोहल। ठीक है, अब जब प्रोटॉनिक एल्कोहल बन गया तो आपके पास क्या, ये अस्थायी अणु नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास क्या, आवेश है, या फिर क्या आप कह सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये प्रोटॉनिक एल्कोहल क्या करता है, ये रिमूवल ऑफ वाटर करता है, या फिर आपके पास क्या, कार्बोधन आयन का निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से बनता है आपके पास क्या, कार्बोधन आयन बनता है और ये जल बन करके निकल जाता है। तो लास्ट स्टेज जो होता है आपके पास क्या, कार्बोधन आयन जो है वो क्या करता है, जो अम्ल यहाँ पे आपके पास अपना H+ आयन दिया था, जैसे यहाँ पे H2SO4 है, वो H+ आयन दिया और बचा आपके पास क्या, HSO4-, उसी प्रकार से आपके पास जो HSO4- है वो पुनः आता है और क्या करता है, ये जो हमारे पास कार्बोधन आयन है उससे H+ आयन ग्रहण करता है और बना लेता है आपके पास H2SO4 और इस प्रकार से आपके पास बनती है क्या, वो एथीन का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपके पास क्या, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम लोग पुनः देखेंगे आपके पास क्या, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास CBSE या फिर यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास प्रैक्टिस सेट दूसरा भी दिया गया, उसमें हम लोग देखते हैं आपके पास क्या दिया गया, आपके पास कि भाई आपके पास क्या होगा, अगर हमारे पास क्या फिनॉल है, दूसरे सेट में है, ये पूछा ये गया आपके पास क्या, फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रीकरण आपको पूछा जा रहा है और फिनॉल का आपके पास क्या हो गया, फिनॉल का नाइट्रीकरण है। जी हाँ, पूछा जा रहा है आपके पास क्या, फिनॉल का नाइट्रीकरण क्या है, या फिर क्या क्या होता है जब फिनॉल की अपक्रिया जो होती है वो नाइट्रिक अम्ल से टकराई जाती है। और इसमें आपको पूछा ये भी जा रहा है कि भैया इसका जो वाष्पशील, बिल्कुल ये आपका सेट है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार का सेट आप भी ले लीजिए, कोई एक दो सॉल्व कीजिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूछा ये जा रहा है आपके पास क्या, जो फिनॉल होता है उसका नाइट्रीकरण क्या होगा और इसमें नाइट्रीकरण के फलस्वरूप वह कौन सा उत्पाद होगा जो भाप वाष्पशील है। ठीक है बच्चों, भाप वाष्पशील आपका कौन सा भाग होगा जो भाप वाष्पशील है। तो आइए देखते हैं हम लोग भैया थोड़ा सा फिनॉल के बारे में और फिनॉल के भैया क्या, नाइट्रीकरण के बारे में। चलिए आइए बच्चों, हम लोग पढ़े क्या फिनॉल के बारे में थोड़ा सा, और फिनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लेते हैं। फिनॉल देखिए फिनॉल होता क्या है भाई, फिनॉल में अगर हमारे पास अगर देखा जाए बेंजीन रिंग के साथ, अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी भी बेंजीन रिंग का या फिर क्या बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा इस तरह से प्रतिस्थापित हो जाता है तो बनने वाला जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं भाई। ठीक है, फिनॉल क्या हो गया,
तो वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर क्या आपके पास बेंजीन रिंग में अगर बेंजीन रिंग का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो बनने वाला आपका जो उत्पाद होता है वही कहलाता है आपका फिनॉल। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी आती है, फिनॉल कैसा अभिक्रिया करेगा, किसके प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रिया। फिनॉल का बिहेवियर क्या है, तो फिनॉल के बिहेवियर कैसे पता चलेगा, फिनॉल की बिहेवियर जो होती है पता चलती है फिनॉल के रेजोनेंस से। फिनॉल का रेजोनेंस हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये फिनॉल में O है, O के साथ लगा आपके पास क्या H है, और इसके साथ क्या लगा आपके पास ये बेंजीन है। ऑक्सीजन परमाणु पर इस तरह से आपके पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इसमें लगा आपके पास क्या अल्टरनेट करके आपके पास क्या सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया था, जब हम लोग क्या पढ़े थे इसमें क्लोरोबेंजीन का जब हम लोग पढ़ते थे रेजोनेंस, उसी प्रकार का रेजोनेंस आपके पास फिनॉल का भी है। फिनॉल कैसे रेजोनेंस में आता है वो देखते हैं। ये फिनॉल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन परमाणु के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होते हुए भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं जो क्या भैया, वो इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन को ये डोनेट कर सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है तो इस कार्बन परमाणु पर, जो बेंजीन का ये पहला कार्बन परमाणु जिससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने लगता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वापस क्या, पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड टूट करके अगले कार्बन परमाणु की ओर क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है बच्चों, बनाते हुए चलेंगे, आप भी बनाएंगे। अगला क्या होगा, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, रेजोनेंस। रेजोनेंस बना लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा आपके पास क्या अभिक्रिया कहां पर होने वाली, नाइट्रिक एसिड कहां पर होगा, सल्फोनिक एसिड कहां पर होगा, ये सभी चीजें हमको पता चल जाती है। तो आगे आते हैं, हमारे पास क्या बनेगा इस तरह से, ये आपके पास बना क्या, देखो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ तो ये हाइड्रोजन है भैया, अगला हमारे पास क्या, ये कार्बन था, इसके पास तो भैया पहले से एक इलेक्ट्रॉन युग्म था और एक और, तो ये जब इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो भैया ये किसको दे देगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, कार्बन को दे देता कि भैया लो आप भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन देता है तो खुद की वजह से भैया क्या, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एक प्लस चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इस तरह से इन दोनों के बीच क्या होता है, एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से वह एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन, जो ये लोन पेयर है उसमें से केवल एक इलेक्ट्रॉन ये किसको देता है, कार्बन परमाणु को। और कार्बन परमाणु को देने की वजह से इसके ऊपर क्या था, एक धनावेश आ रहा है, अगर दोनों देता तो दो धनावेश आता, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये अपने पास रखा हुआ है, इसलिए क्या करता है, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास यहां पर भी हुआ होगा, यहां पर बनेगा आपके पास क्या, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन है प्लस चार्ज हो गया, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बचा और हाइड्रोजन बचा, और यहां पे क्या हो गया, ये आ गया आपका पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आपके पास क्या, ये आपका पाई बॉन्ड है, आपका अगला ये पाई बॉन्ड है। क्या होगा यहाँ पे, जो पाई बॉन्ड ये हैं वो क्या करते हैं, अब जब ऑक्सीजन का भी इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे, लेकिन तब तक इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने लगता है, जिससे ये पाई बॉन्ड टूट करके अगले कार्बन परमाणु की ओर चला जाता है। अब देखिए अगला रेजोनेंस क्या बनना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको दूसरा रेजोनेंस फिर बनाना है। बिल्कुल, ये बेंजीन रिंग, इसके पास आपका क्या, डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास आपका क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज। क्या हुआ होगा, आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन और एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, आइए अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आएगा पास यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तब तक ये पाई बॉन्ड टूट करके क्या करता है, इस कार्बन की ओर चला जाता है। इस प्रकार से आपकी दूसरी रेजोनेंस बनती है, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ क्या बना, डबल बॉन्ड आपका क्या, ये O चल रहा है, प्लस चार्ज है, आपका H हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
यहां पर आ गया आपके पास क्या, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका है और एक पाई बॉन्ड यहां पर अभी अभी बना है। इस प्रकार से आपके पास क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा वो देखते हैं। अगले स्टेप में ये क्या करेगा, अपना फिर से पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तब तक देखा यहाँ पे कार्बन परमाणु पहले से 4 बॉन्ड बनी हुई, तो ये क्या करता है, पुनः इसका पाई इलेक्ट्रॉन इनको वापस कर देता है कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या, ये फिनॉल की 5 अनुनादी संरचना आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आपके पास H है, और जब ये पुनः अपना इलेक्ट्रॉन पा जाता है तो ये हो गया उदासीन है। और क्या बना आपके पास, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड यहाँ पर, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड यहाँ पर, और अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से आपके पास बन गई ये फिनॉल की अनुनादी संरचना, जिसको हम लोग क्या करेंगे आगे चल करके, हम लोग क्या इसकी एसिडिक कैरेक्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग उसको एक बार डिस्कस करेंगे। आइए, ये हो गया आपकी फिनॉल की अनुनादी संरचना। अगर हम फिनॉल की अनुनादी संरचना बना चुके हैं तो अब क्या करते हैं, इसका एक आता है अनुनाद संकर, जिसमें सभी संरचनाओं का क्या होता है, संयोजन होता है या फिर सभी संरचनाएं निहित होती है, इसी को हम लोग कहते हैं अनुनाद संकर। तो देखिए क्या बना पर, ये होता है इसका अनुनाद संकर। फिनॉल का अनुनाद संकर है ऑक्सीजन, उसके साथ आपके पास ये हाइड्रोजन है। चलो दूर बनाए, थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां पे बना देना। देखिए ये फिनॉल की आपकी अनुनादी संरचना बनाई गई, ये हो गया आपके पास O के साथ लगा आपके पास H। क्या हुआ है, तो यहाँ पे आपको पहले से पता भी है, आंशिक रूप से कुछ देर के लिए यहाँ पे प्लस चार्ज आया था, बाकी आपके पास क्या ये इलेक्ट्रॉन, और कुछ देर के लिए देखो ये क्षणिक, इसलिए डैश डैश बना रहे, कुछ देर के लिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बना था, बिल्कुल पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड, फिर आपके पास क्या सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या, ज्यादातर समय तक आपका क्या सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड जो है पूरा इस तरह से रोटेट कर रहा है, बिल्कुल ये आपके पास पाई बॉन्ड लगातार रोटेट कर रहा है। कहां कहां पर, यहाँ पर आंशिक रूप से डेटाबेस कुछ देर के लिए, बिल्कुल देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घन, अर्थात इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, और इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा रहता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिकर्मक होगा वो क्या करेगा, आर्थो पर, और इस तरह से आपके पास क्या पैरा पर आक्रमण करेगा। तो आप कह सकते हैं कि फिनॉल जो होता है वो अभिक्रिया के समय आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को आर्थो और पैरा पर क्या करता है, निर्देशित करता है। इसमें जो लगा आपका हाइड्रोक्सिल समूह, तो जब भी बेंजीन रिंग में आपके पास कोई हाइड्रोक्सिल समूह दिखाई पड़े तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को क्या करेगा, आर्थो और पैरा पर निर्देशित करेगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं आपके पास क्या नाइट्रीकरण कैसे हुआ, और नाइट्रीकरण में आपके पास क्या भाप वाष्पशील समावयवी कौन सा है। ठीक है, आइए तो बच्चों आप ये अनुनाद संरचना नोट करेंगे। हम अगला पढ़ते हैं क्या, फिनॉल के अंदर नाइट्रीकरण क्या है। हटा दो बच्चों, चलिए बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा, एक बार बनाइएगा, बनाएंगे अभ्यास होगा, ज्यादा से ज्यादा तैयारी होगी। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आपके पास क्या, इसका नाइट्रीकरण अर्थात नाइट्रेशन। फिनॉल का नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, फिनॉल पढ़ चुके हैं, रिजोनेंस पढ़े हैं, इसमें हमारे पास नाइट्रेशन आ रहा है। नाइट्रेशन है, और नाइट्रेशन में हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रिकल भी इसको कहते हैं। जब नाइट्रिकल की बात आ गई तो नाइट्रिकल होता कैसे है, देखिए नाइट्रिकल की दो कंडीशन है। फिनॉल जो होता है, अगर बात करते हैं हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ अपक्रिया करता तो बनाता आपके पास क्या आर्थो और पैरा नाइट्रिक। और अगर यही नाइट्रिक सॉरी आपके पास क्या फिनॉल है, अगर उसकी अपक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक अर्थात क्या कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाते हैं तो बनता है आपके पास क्या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं दोनों कंडीशन। पहले हमारे पास क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल फिनॉल ले रहे हैं, ये फिनॉल है बेंजीन रिंग, और ये जो बेंजीन रिंग है इसमें आपके पास क्या लगा है, OH लगा है। अब क्या है, दो कंडीशन है, हमने आपको बताया आपके पास क्या, अगर हमारे पास क्या केवल और केवल डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट है, और HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। तो जब डाइल्यूट HNO3 होता है तो ये अपक्रिया कहां पे करेगा,
हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास क्या आंशिक रूप से ऋणावेश यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था आपके पास, और इलेक्ट्रोफाइल आपके पास आता है प्लस चार्ज, तो कहाँ पे जाता है आपके पास, वो बताया कि आर्थो पर, और इस तरह से पैरा पर जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रीकरण में आपके दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, दुर्बल है, या फिर क्या डाइल्यूट फॉर्म है HNO3 का। क्या बना, बेंजीन, और यहां पर आपके पास है OH, और यहां पर बनता है आपके पास क्या है, NO2 बनता है, कहता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक और चीज बन रही है आपके पास, प्लस और क्या बनता है, पैरा वाला भी समावेश बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक और बन गया इस प्रकार से हमारे पास क्या, वो बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। OH हो गया, सॉरी पैरा पर लगाना भाई, पैरा पास क्या, NO2 यहां पर लगा। तो ये हो गया, एक आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, साथ में आपके पास क्या H2 भी बनेगा, बाय प्रोडक्ट है। तो ये आपका जो बनने वाला है ये अल्प मात्रा में बनता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया, 2 नाइट्रोफिनॉल, इसको हम कह सकते हैं 2 पर लगा नाइट्रोफिनॉल, ये बनेगा आपके पास क्या, 4 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल। अब ये ध्यान रखना आपके पास, ये 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल कैसे अलग होते हैं, या फिर क्या हम लोग इसको कैसे वाष्पशील अवस्था में अलग कर सकते हैं। फिलहाल तब तक हम लोग थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं। अगर हमारे पास यहीं पर है क्या, कंसंट्रेट HNO3, वहां पे भी बताया था, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़े थे, ये आपके पास क्या होगा, ये बनेगा आपके पास अल्प मात्रा में, क्यों, क्योंकि पास पास है, कम स्थायी होंगे, और ये जो बनेगा आपके पास क्या, ये होगा आपके पास मुख्य उत्पाद, ये है मुख्य उत्पाद, और ये बना आपके पास अल्प उत्पाद। क्यों, क्योंकि दूरी ज्यादा है, प्रतिकर्षण कम होगा, इसलिए ज्यादा अस्थायी है और इसकी मात्रा ज्यादा होती है। अब बात आती है आपके पास, चलिए अगर हमारे पास कंसंट्रेट HNO3 लेते ना, तो कंसंट्रेट के बारे में बात कर लेते। चलिए ये आपके पास क्या, फिनॉल है, फिनॉल OH है, और कंडीशन यहाँ पे क्या लगा दी गई, कंसंट्रेट है HNO3, कंसंट्रेट HNO3। और जब कंसंट्रेट HNO3 रहेगा तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए, ये क्या बनाने वाला है, ये बनेगा आपके पास क्या, बना आपके पास क्या, OH। अब NO2 क्या करेगा, NO2 यहां पर, यहां पर और यहां, इन तीनों जगहों पर जाकर के NO2 आक्रमण करेगा। तो ये बनेगा आपके पास क्या, NO2 यहां पर, आपके पास क्या, NO2 यहां पर, और ये बना आपके पास क्या, NO2 यहां पर आकर के इस तरह से लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या, ये कहलाएगा 2,4। नंबरिंग यहां से हो रही 1 2 3 4 5 और ये 6 है, तो 2 पे लगा है, 4 पे लगा है और 6 पे लगा, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 3 बार नाइट्रो है, बिल्कुल 3 बार नाइट्रो है, तो ना होगा ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, PICCRIC, पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्या, पिक्रिक एसिड है, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। तो इस प्रकार से हमारे पास हो गया नाइट्रीकरण, हो गया किसका, हो गया भैया हम लोग फिनॉल का नाइट्रीकरण करा दिए, किसका भैया, अगर हमारे पास डाइल्यूट HNO3 है तो बनेगा आपके पास क्या, 2 नाइट्रोफिनॉल बनेगा, अगर हमारे पास क्या है भैया कंसंट्रेट HNO3 है तो बनेगा आपके पास क्या, 4 नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपका जो फिनॉल है उसमें आपका क्या, भाप वाष्पशील समावयवी क्या होगा। तो भाप वाष्पशील समावयवी की अगर हम बारे में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल आप पढ़े होंगे, इसमें कह रहा है नाइट्रीकरण में आपके पास क्या, जो बनने वाला आपके पास क्या, आर्थो और पैरा नाइट्रो जो भी है, उसमें आपके पास क्या, भाप वाष्पशील क्या होगा। तो ये ध्यान रखिए, एक के अंदर आपका बनता है, इसको नोट करें फिर आगे सॉल्व करते हैं। हो गया, देखिए दो है, एक आर्थो नाइट्रोफिनॉल है और एक आपके पास क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या होता है, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारे पास क्या है, इसकी जो संरचना बन रही ना इस तरह से, एक होता है आंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन, ये आपके पास फिनॉल है, इसमें लगा आपके पास क्या, O और O के साथ लगा हुआ H, और आएगा आपके पास क्या, N है, N के साथ लगा आपके पास क्या, बिल्कुल डबल बॉन्ड ऑफ O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ O लगा हुआ। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है
वो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, आंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। आंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। जब आंतर अणुक हाइड्रोजन बंध रहता है तो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा कम होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो वो कैसे बनती है, वो कुछ इस प्रकार की है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में आपके पास क्या, देखो आप ध्यान दें, ये आपके पास है O के साथ लगा प्लस H है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। या फिर ऐसे आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इस तरह से बना लीजिए। ये आपके पास O है और O के साथ लगा प्लस H है, और यहाँ पे लगा N के साथ लगा डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये O है। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, बस इसको लिटा दिया भाई, सो जाओ, आराम करो थोड़ी देर, बहुत देर खड़े तक रहते रहते थक गए हो, नहीं सो जाओ। तो ये सो गया भाई। और क्या करना है, अगला अणु और आपको बनाना है, जिसमें आपके पास क्या है, ये O, और O के साथ लगा प्लस H, और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल हम और बना रहे हैं, N लगा है, N के साथ डबल बॉन्ड ऑफ O, और एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ O लगा हुआ है। इस प्रकार से आपके पास क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के दो अणु परस्पर एक दूसरे के साथ ऐसे हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। और जब अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार से दो अणु, यहाँ पे अकेला एक अणु है जिसका अणुभार कम है, अर्थात ये क्या होगा, जल्दी से वाष्प बना करके निकल जाए। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल के बहुत सारे अणु परस्पर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनका मॉलिक्यूलर वेट या फिर क्या अणुभार जो होता है वो क्या होता है, इनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाता है। अतः ये क्या करते हैं, वाष्पशील नहीं है, या फिर क्या कम वाष्पशील, इसकी अपेक्षा ये कम वाष्पशील होते हैं और ये अधिक वाष्पशील। इसका कारण क्या है, इनका अणुभार ज्यादा और इनका अणुभार कम होता है, सॉरी इनका अणुभार ज्यादा और इनका अणुभार कम होता है। अतः ये क्या करते हैं, अगर बॉयल किया जाए या इनको वाष्प में बना मतलब परिवर्तित किया जाए तो ये जल्दी ही क्या करते हैं, शीघ्रता से वाष्प बना करके यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में जो आपस आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो भाप वाष्पशील समावयवी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कुछ तैयार करेंगे। नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, हम अगले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको बताएंगे, जो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, तैयार करके अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। हम लोग पुनः नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करेंगे।